नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, बंगाल की राजनीति में घमासान चल रहा है। एक पर एक सियासती बातें आ रही है। चूंकि सामने चुनाव है, इसलिए बातें तो आनी है और उसी हिसाब से सत्ता का मोल भाव, सत्ता का गणित, सत्ता का समीकरण तय होना है। आज मैं आपको कोलकाता लिए चलता हूं, बंगाल की राजनीति में लिए चलता हूं, लेकिन आज मेरा इंटरव्यू कुछ अलग है। उस शख्सियत से मेरा इंटरव्यू है, उस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जो राजनीति में नहीं थी, जो शिक्षा के क्षेत्र में थी। यानी जिसका काम लोगों को शिक्षित करना था, लोगों का करियर बनाना था, लोगों को आगे बढ़ाना था, युवाओं को मोटिवेशन देना था। वो शख्सियत राजनीति में कैसे आ गई, और आ गई तो अब उसके मायने उसके लिए क्या हैं। दोस्तों, एक बात आपको बताता चलूं कि हर क्षेत्र में अच्छा चेहरा, खूबसूरत आवाज, खूबसूरत अंदाज, उसका असर कुछ अलग होता है। पहली पर्सनालिटी यानी पहला इंप्रेशन वही पड़ता है। और जब मैं आपको नाम बताऊंगा तब आप भी समझ जाएंगे, कोलकाता के लोग निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि मैं ये जो भूमिका बना रहा हूं वो किसी खास शख्सियत के लिए है। बिल्कुल, उसके लिए एक शायर की पंक्तियां भी शायद ठीक बैठती है कि खुदा जब हुस्न देता है तब नजाकत आ ही जाती है। तो चलिए अब चलते हैं, मैं आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ रही हैं बंगाल का जाना पहचाना चेहरा बैसाखी बनर्जी। बैसाखी जी, नमस्कार। नमस्कार बैसाखी जी। सबसे पहले डिजिटल फर्स्ट न्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं, क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है और हाँ। हमें भी मालूम है कि आप भी टिकट की कतार में मजबूत दावेदार के रूप में खड़ी हैं। तो आपको टिकट मिले, और आप, जैसा कि हम सबको शुभकामनाएं देते हैं विजय की, इसलिए आपको भी ये विजय की शुभकामना देना हमारा ढेर फर्ज सारे बनता है। धन्यवाद। और आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है, और आज हमारा पहली बार आपसे ये इंटरव्यू पहली हाँ। बार हो रहा है। बहुत अच्छा दिन है, अच्छे अवसर पर हाँ, ये सच में आपकी और हमारी इस मुलाकात पावन हो दिन रही है। में आपसे बात हो रहा है। बिल्कुल। आपको और हर एक व्यूअर्स को, हर एक लिसनर्स को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैसाखी जी, मेरा पहला सवाल, बैसाखी बनर्जी शिक्षा के क्षेत्र में थी, तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में आपने लंबा सफर तय किया, और उस वक्त बाद में आप विवाद में भी आई, आप चर्चा में भी आई। बैसाखी हम्म। बनर्जी, पहले तो यह बताए कि क्या शिक्षा में भी राजनीति को आपने महसूस किया, कि आपको राजनीति आपके क्षेत्र में आड़े आई? देखिए, मैं ऐसे एक फैमिली से आ रही हूँ जहाँ पे शिक्षा का कदर सबसे ज्यादा है। छोटी जी। सी उम्र से हमको यही कहा गया है कि अगर शिक्षा तुम्हारे पास है तो हर एक ताकत तुम्हारे पास रहेगा। तो जी। उसी हिसाब से पढ़ाई में हर वक्त बहुत ही अव्वल नंबर से मैं निकल आई हूँ। जी। मैं प्रेसिडेंसी कॉलेज से नेशनल स्कॉलरशिप लेके ग्रेजुएशन की। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मेरा स्कॉलरशिप रहा। उसके बाद मैं सेट नेट में क्वालिफाइड होके जब हम्म। मैं पढ़ाने के क्षेत्र में गई तो तब मुझे लगा कि एक पॉलिटिकल मेंटर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा नंबर सबसे अव्वल रहते हुए भी हम्म। हमको जो नौकरी मिला हम्म। लेफ्ट के जमाने में, वो मिला काफी दूर मिदनापुर के बॉर्डर में। तो ये चीज से मेरा एक ही चीज था कि क्योंकि मैं खुद के बलबूते पे मेरा जो शख्सियत है वो बनाई हूँ ना। तो मैं, मेरा पिता माता माता का आशीर्वाद जरूर रहा है, जी। मगर उन्होंने भी हमको सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए ही हर वक्त इंस्पायर प्रेरित किया। किया। बिल्कुल। हाँ। तो हमने यही किया कि ये नाइंसाफी मैंने चुप से मानी नहीं, और मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां से मुझे जस्टिस भी मिला। मगर जी। जस्टिस मिलने के बाद एक केस मुझे करना पड़ा, हम्म। क्योंकि ऑर्डर मेरे फेवर में जैसे ही जाती थी ये लोग पॉलिटिकल गेम खेल के। जी। हेलो। हेलो। बैसाखी जी, लाइन कट हो गया था। हाँ। आप बोल रहे हाँ। थे पॉलिटिकल गेम खेल तो करके। ये पॉलिटिकल गेम चलता रहा और उसके साथ सबसे खराब जो शुरू हुआ कि तुष्टीकरण का राजनीति भी शुरू हो गया। क्योंकि मुझे कॉलेज सर्विस कमीशन से मुझे मिला मिल्ली अल अमीन कॉलेज में नौकरी।
तो वहां पे हिंदू टीचर नहीं रहने देंगे, ये दावे से ये लोग शुरू किया, एक के बाद एक किस्सा मेरे साथ। मगर मेरा जो ओरिएंटेशन था, प्रेसिडेंसी कॉलेज से मैं निकली थी, ऐसे एक फैमिली से आ रही थी कि हर एक एनलाइटेंड था, तो हम लोग तो ऐसे भेदभाव नहीं करते थे। और मेरे जो मुस्लिम फ्रेंड्स थे वो भी मेरे साथ जुट गए, क्योंकि ये इंसाफ का लड़ाई था। और मैं लड़ते लड़ते एक जगह ऐसी बनाई कि चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, वो हमको एक ऐसे लड़ने वाली शख्सियत के हिसाब से जानती थी जो कोई भी नाइंसाफी, कोई भी किसी के बदसलूकी चुपचाप नहीं मानेगी। बैसाखी तो जी, एक आपने बहुत बड़ी बात बताई। पॉलिटिकल तो आपका उत्पीड़न हो रहा था, हिंदू हाँ मुस्लिम का भेदभाव हो रहा था, हाँ लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो इंटेलेक्चुअल लोग थे हाँ वो हाँ आपके साथ खड़े थे इस लड़ाई में। हाँ बहुत बड़ा मैसेज आप दे रही हैं ये। हाँ हाँ। और आपको एक चीज बोलने में मुझे फक्र महसूस होगा कि जब कभी कभी जब मुझे अवार्ड देने के लिए बुलाते थे, तो मेरे जो मुस्लिम भाई बहन होते थे, तो वो कहते थे कि आप हम लोगों को, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करो, क्योंकि बहुत हम बड़ी लोगों के बात। कौम से जो आते हैं वो हम लोगों के बारे में इतना नहीं सोचते जो आपने सोचा। तो ये मेरे लिए इतना बड़ा रिवॉर्ड है। यही बिल्कुल। सोचते हुए बाहर बहुत से बड़ी जगह से मुझे ऑफर आई, मगर मैं उस कॉलेज में एक फर्स्ट जनरेशन लिटरेट लोगों को शिक्षा के आंगन में लाने के लिए मेरा एक लड़ाई चलता था। तो पहले मुझे सीपीएम से लड़ना पड़ा, फिर रेजिम चेंज हुआ, फिर तृणमूल आया। तृणमूल में सुल्तान अहमद, मरहूम सुल्तान अहमद सर, वो वहां पे प्रेसिडेंट बन के आए। जैसे ही वो प्रेसिडेंट बन के आए, तो वो एकदम जो है शरीयती कानून वहां पे लागू करने की कोशिश किया। और मैंने वो रोक दिया कि हमने कहा कि ये सब तो नहीं चलेगा, मनमानी मैं किसी का मानती नहीं हूँ, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये जैसे ही मैंने उनको कन्फ्रंट किया, तो उन्होंने मेरे साथ और दो टीचर, एक सिख और एक मुस्लिम और टीचर को, तीन टीचर को सस्पेंड किया। हालांकि कॉलेज में 4 ही फुल टाइम टीचर थे, 3 टीचर को सस्पेंड किया ऐसे हालात में जब मुझको मारा गया। मैं जब खून में लथपथ थाने में गई, तो वहां पे भी वो एमपी को फोन करके कह रहे हैं कि मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए आए हैं, क्या मैं ये दर्ज करूं? तब मैंने एकदम, मेरा तब खून बह रहा था, मगर फिर भी हमने कहा कि आपका तनख्वाह जो आते हैं ये हम लोगों के टैक्स से आते हैं, कोई एमपी के घर से नहीं आते। क्या तो बात है। हमने सिटीजन के नाते आपके थाने में आए हैं, तो आपको ये कंप्लेंट दर्ज करना ही पड़ेगा। और 6 घंटा वहां पे स्ट्रगल करने के बाद, बहुत से थ्रेटनिंग मिलने के बाद, पुलिस एक जीडी लॉन्च किया। मगर सब बैसाखी सच जी, ये उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी? लेफ्ट की थी या तृणमूल का टीएमसी की था, थी? तृणमूल का था। तृणमूल तो की थी। हाँ, तृणमूल का था। और मैं सीपीएम से लड़के, मैं उन उन लोगों में से थी जो एक चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए लड़ाई कर रही थी। और परिवर्तन आके पूरा मुझे ही डुबो दिया, वो मुझको वहां से सस्पेंड कर दिया। मेरे खैर फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि मेरे घर में अगर मैं नौकरी नहीं भी करती तब भी बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। मगर मेरे और दो जो कलीग था, एक सिख और एक मुस्लिम, जी। जो कौम कौम करके हमको कौम के दुश्मन बनाने की कोशिश किया, जो हमको आरएसएस से जुड़ने की कोशिश किया, जो मेरे ऊपर वीएचपी के ब्रांडिंग करने की कोशिश किया, उन लोगों ने बहुत चालाकी से ये सबसे छिपाया कि सच्चाई बोलने वाले, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, उनके बुरी नजर में पड़ गए। और हम लोग को लंबा कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ा। और 2.5 साल बाद मैंने उसी दिन ठान ली थी, जब हम तीन को सस्पेंड किया था, तो हमने कहा था कि यू हैव टेकन माय लाइवलीहुड, आई विल मेक योर लाइफ मिजरेबल। तो वाह वाह। मैंने कोर्ट में जाके, और मुझे लाइफ थ्रेटनिंग मिला, मुझको काफी सारी ह्यूमिलिएशन करने की कोशिश किया, मगर हम टिके रहे। और मेरे दो दोस्त भी बहुत पक्के रहे और हम लोग जीते। और फिर मैं उसी कॉलेज में टीचर इंचार्ज, यानी कि एक्टिंग प्रिंसिपल के हैसियत से लौटी।
बहुत जब बड़ी मैं बात, लौटी, ये बहुत बड़ी हाँ, उपलब्धि थी आपकी संघर्ष के बाद। बहुत बड़ी मिसाल भी बन गई मेरी बिल्कुल कि बिल्कुल। लड़ाई, सच्चाई के लड़ाई में अगर आप हौसला बुलंद करते हो तो आपको जीत एकदम हासिल होना ही है। और मेरे घर वाले भी मेरे साथ एकदम बहुत स्ट्रांगली वो सपोर्ट किया मुझको। इसीलिए भगवान की कृपा से और उन लोगों के आशीर्वाद से हमने जीता केस, और मैं वापस आई बैसाखी जी, मुझे एक बात पॉलिटिक्स। बताइए, आपका ये जो इतना संघर्ष रहा, आपने जो ये इतना उत्पीड़न सहा एक हम्म शिक्षा के क्षेत्र में, क्या इसी हम्म उत्पीड़न, इसी संघर्ष ने, इसी स्वाभिमान ने, इसी सम्मान ने, इसी जुनून ने, क्या आपको राजनीति के लिए आने के लिए प्रेरित किया कि पावर होना चाहिए? देखिए, उस वक्त तक भी मुझे नहीं लगा था, मुझे यही आस्था था कि हम लोगों के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, हम लोगों के जो कोर्ट है, उसके ऊपर मेरा बहुत आस्था था। तो मैं उस वक्त तक भी पॉलिटिक्स में आने का सोच मेरे दिमाग में नहीं आती थी। हालांकि मुझे बहुत सारे पार्टी से यही ऑफर आते थे कि तुम जुट जाओ, तुम सच में जी। अच्छे पॉलिटिकल लीडर बनोगे, हम लोगों के अंदर शिक्षित लीडर नहीं है। मगर मैंने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत छोटी थी, मेरे मम्मी भी काफी बीमार रहती थी, तो मैं इतना ध्यान नहीं दी कि वैशाली पॉलिटिक्स में जी, एक आना ही आपने है। आपने अपनी बात कही कि मैं मतलब शिक्षा मंत्री की आपने बात कही, हाँ एजुकेशन हाँ मिनिस्टर की बात कही। मेरा एक हाँ। सवाल यहाँ से बनता है कि जब आप हम्म लहूलुहान हुई, जब आप हम्म थाने में गुहार लगा रही थी हम्म हम्म जीडी दर्ज करने के लिए, उस हम्म वक्त शिक्षा मंत्री की भूमिका कैसी रही? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जहां से मुझे थोड़ा बहुत टीएमसी के ऊपर भरोसा भी उसी जगह से था कि जब सुल्तान अहमद जैसे एक पावरफुल एमपी मेरे खिलाफ इतना सख्ती से पेश आ रहे थे, जो एजुकेशन मिनिस्टर तब था यानी कि ब्रात्यो बासु, हम्म वो हमको बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने ये कहा कि ये सब नहीं चलेगा। मगर जो हमको यही रियलाइजेशन आया कि ब्रात्यो बासु जैसे एजुकेटेड लोग ज्यादा दिन टीएमसी में उनका आवाज बुलंद नहीं रह सकता है, और इसीलिए आप सबने देखा कि ब्रात्यो बासु को रिप्लेस किया पार्थो चैटर्जी, जो एकदम टॉप टू बॉटम एक पॉलिटिकल एनिमल है। और उनको लाया गया, जब उनको लाया गया फिर हमको बहुत निराशा भी हुआ कि वो आते ही बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी काम करना शुरू किया जो जिसके खिलाफ हम लोगों का लड़ाई था। मगर एक दिन जब वो हम मेरे सामना सामनी हुआ और मैंने उनके आंख में आंख डाल के सब जो नाइंसाफी हो रहा है उसको पॉइंट आउट किया, तब उनका भूमिका मगर बहुत चेंज हुआ। उन्होंने सुल्तान अहमद को बुला के यही कहा कि तुम्हारा मनमानी नहीं चलेगा, कानून कानून के तरफ जाएगा, रूल्स रूल्स के तरह चलेगा, हम्म। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के जगह चलेगा। तो मेरा एक रिस्पेक्ट भी बना बिल्कुल। उसी दिन। अगर हम्म आप जो सवाल मुझे पहले पूछी थी कि कैसे मेरे राजनीति के आंगन में मैं आई, तो हम्म उसी दिन पार्थो चैटर्जी को लगा कि ये लड़की बहुत लड़ी है, बहुत नाइंसाफी से लड़ी है और इसका एक स्टोरी है हम्म स्ट्रगल का। तो एक दिन बुला के उन्होंने हमको कहा कि आपको वेस्ट बंगाल जो कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एसोसिएशन जो तृणमूल का है, उसका जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट लेने के लिए उन्होंने ऑफर किया। मगर जी। मैंने उनको कहा कि मैं एकेडमिक माफिया नहीं बन सकती हूँ। आपके वेबक्यूपा का हर एक आदमी को मैं देखती हूँ कि पैसा उठा रहा है, हम्म पोस्ट देने के नाम में वो लोग पैसा उठा रहे हैं, वाइस चांसलर बनाने के नाम में पैसा उठा रहे हैं। अगर आप हमको लाना चाहते हो तो मेरे साथ इन लोगों का टक्कर होगा, तो हम्म ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा कि आपके जैसे ईमानदार आदमी ही हम ढूंढ रहे हैं, जो तृणमूल का ये जो अभी डिसऑनेस्टी का टैग लग रहा है ये चीज धुला दे, और एक साफ सुथरा इमेज हम लोगों का एजुकेशन सेक्टर का हो। और उन्होंने पार्थो चटर्जी की ये बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण रही, बहुत हाँ, ही शानदार बात बहुत ही कही उन्होंने। महत्वपूर्ण, हाँ। और मुझको उन्होंने आपको ये भी हैरानी होगा कि मैं सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में नहीं थी, क्योंकि मैं मीडिया में भी काफी जाती थी पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से। मैं पार्थो चैटर्जी का वन ऑफ द स्टॉन्चेस्ट क्रिटिक भी थी। जी। उसके बावजूद
बावजूद भी उन्होंने पूरा सबके सामने उठा के यही कहा कि आज के ज़माने में अगर ऐसा कोई है, जो लड़ के खुद का शख्सियत बनाई है, जो किसी का मदद लेके नहीं लड़ी है, वो कोर्ट में गई है अकेली, उसका खुद का हक वो छीन के ले ली है, वो है बैशाखी। और मेरा इतना जल्द एक सपोर्ट बेस बन गया कि जो प्रेसिडेंट वेबकूपा का था, उनका बात और नहीं चलता था, उनका करप्शन के खिलाफ हर एक ने आवाज उठाना शुरू किया। इसी दौरान मेरे जब मुलाकात हुआ शोभन चैटर्जी से, जी अचानक मैंने देखा कि वही पार्थो चैटर्जी का रूप बदल गया, क्योंकि शोभन चैटर्जी और पार्थो चैटर्जी का रिलेशनशिप बहुत पहले से ही अच्छा नहीं है, वो जी खराब था। तो हम्म, उसका एक इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा था। पढ़ा और उन्होंने ये परसीव करने की कोशिश किया कि अगर मैं पार्थो चैटर्जी का करीबी हूँ तो मैं शोभन चैटर्जी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रख सकती हूँ। जी। तो इसलिए ये सब तो मेरे पर्सनल रिलेशनशिप ये था, आपका बिल्कुल व्यक्तिगत मामला था, आप एकदम किसे चुने। व्यक्तिगत मामला था। जी यहाँ पे तो मैं पॉलिटिकल डिक्टेशन किसी का सहने वाली थी नहीं। जी तो मैंने ये साफ साफ कह दिया कि ये तो हम मानेंगे नहीं, चाहे इसके लिए मुझे जो भी बलिदान देना पड़े, क्योंकि अगर आज ये मान लेंगे तो कल आप बोलेंगे कि ये साड़ी मत पहनना, कल बोलेंगे यहाँ मत जाना, तो जी ये तो मेरा पर्सनल फ्रीडम को एकदम खत्म कर देगा। तो पार्थो चैटर्जी का रवैया बदल गया। मगर फिर भी कोई ऐसा रीजन था, शायद वो मेरे ऑनेस्टी की वजह से हो या फिर मेरे सेल्फलेस एक नेचर की वजह से हो, वो डायरेक्टली हमको बहुत बदमाशी मेरे साथ कुछ नहीं किया। जी मेरे साथ टक्कर देने वाली उतर आई एकदम पूरा वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर। अच्छा उन्होंने मेरा नाम लेके शुरू किया। पहले तो शोभन को, जब मैंने नहीं माना कि शोभन के साथ मैं रिलेशनशिप खत्म कर दूंगी, तो उन्होंने शोभन चैटर्जी को बोला कि या तो बैशाखी के साथ रिलेशन रखो या हम लोगों के पार्टी में रहो। तो उन्होंने भी यही कहा कि ये मेरे व्यक्तिगत चीज है, यहाँ पे तो मैं पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होने ही नहीं दूंगी। तो उन्होंने पॉलिटिकली उन लोगों को कोई जवाब इसका नहीं दिया। वो मतलब था मियां। दिल के मामले में राजनीति जब आ गई तो दिल का हाँ मामला जीत गया, राजनीति हार गई। हाँ, देखिए ये सिर्फ दिल का मामला नहीं था, ये आपका खुद का इंडिपेंडेंस का भी सवाल था कि बिल्कुल मेरे माँ अगर वहां पे इंटरफेयर नहीं कर दे, मेरे बाप अगर वहां पे इंटरफेयर नहीं कर दे, तो वो कौन है? चीफ मिनिस्टर मेरे एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी, वो मेरे घर बिल्कुल के अंदर घुस के तो नहीं डिसाइड करेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल और जो लोग इतना कहते हैं कि भाजपा लाभ जिहाद करते हैं, भाजपा ड्रेस रेगुलेशन करते हैं, तो जो लोग इतना लिबरल होने के दावे करते हैं, एक औरत का जीवन कितना बदतर बना सकते हैं, उसका जीता जागता मिसाल है हम लोगों का ममता बनर्जी। और उसी से मेरा जिद पकड़ गई कि अगर ममता बनर्जी को मुझे जवाब देना है तो वो पॉलिटिकली ही देना है, क्योंकि पावर के सिवा मैं उनको टैकल नहीं कर सकती हूँ। जी उन्होंने बाद में मेरे साथ रिकंसाइल करने की भी कोशिश की, मुझे भाई फोटा में बुला के साड़ी दी, हम्म मुझे भाई दूज में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्यार से फोटा भी दिया, मगर दिल में जो जख्म दे दिया था उन्होंने, वो मिटने वाला नहीं था। क्या और बात है मेरे वैसाखी जी, बहुत प्रिंसिपल, बड़ी बात बोल रहे हो आप। नहीं नहीं, ये मेरे खुद का रियलाइजेशन का बात है। जी और मेरे लिए यही था कि अगर मैं सच्चाई के रास्ते में हूँ, और मैंने कभी भी हम्म मेरे जो फॉलोअर्स था, मेरे जो फ्रेंड्स था, मैं कभी झूठ का आश्रय नहीं लिया। मैंने सबको सच बताया, चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे दूसरा कोई भी जी हो। जी जी और जी ऐसे ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे सबसे कोई मदद किया तो वो किया शोभन चैटर्जी ने। उन्होंने इतना एकदम पत्थर की तरह मेरे साथ टिके हुए रहे कि तुमको चाहे कोई भी खरोच करने की भी कोशिश करेगा तो पहले जख्म मेरे ऊपर आएगा। तो बात ये को था हम दोनों का दोस्ती, बिल्कुल जो पॉलिटिक्स के बहुत ऊपर है। पॉलिटिक्स के साथ इसका कोई रिलेशनशिप है ही बिल्कुल नहीं। नहीं है। मगर ये रिलेशन तोड़ने के लिए पॉलिटिक्स का एक बहुत खराब भूमिका रहा। और हम्म उससे ही मैंने उनको जवाब देने के लिए, और मुझे लगा कि ममता बनर्जी जिसका एस्पिरेशन ये था कि वो हम्म प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो अगर देश में ऐसे
नेता आएगी जिसका मन इतना छोटा है, जो लोग सोचते हैं कि पेट्रियार्की एकदम पुरुष के एक क्वालिटी होता है, हम्म। मगर इतना पेट्रियार्क ममता बनर्जी खुद है कि वो उसके साथ हम्म। एक जगह ऐसे टक्कर देना था हमको, जिसके लिए भाजपा मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं आभारी हूँ भाजपा परिवार का कि उन्होंने मुझे अपनाया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं लोगों से कनेक्ट की, लोगों का सेवा करने का मौका मिला, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। बिल्कुल, बैसाखी जी, अब तक बहुत सारे लोग आपको हम्म, आपकी शिक्षा के क्षेत्र की वजह से जानते थे, आपके कुछ शिक्षा के क्षेत्र के विवादों की वजह से जानते थे, लेकिन लोगों को ये शायद पता नहीं होगा कि बैसाखी बनर्जी जो इतना खूबसूरत हंसता खिलखिलाता चेहरा दिखता है, उसके पीछे संघर्ष की बहुत एक जख्म लंबी है। दास्तां है। हाँ, बहुत हाँ। सारे दर्द हैं, बहुत सारे हम्म, जख्म हैं। हम्म, उनकी गलियों से, दर्द की गलियों से निकल करके ये शख्सियत अब इस क्षेत्र में आई है। तो बैसाखी जी, अब फाइनली आप बीजेपी में आ गई हैं, क्योंकि हम्म, आपका लक्ष्य है ममता बनर्जी को टक्कर देना, और भारतीय हाँ, जनता पार्टी बिल्कुल वो कर रही है। तो हाँ। अब बैसाखी बनर्जी भारतीय जनता पार्टी में अपना स्थान कहाँ देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमको कोलकाता जोन का को कन्वेनर बनाया है। ये जी। कोलकाता जोन ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट को लेके बना है जहां पे तृणमूल का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। जी। तो मेरे लक्ष्य अभी यही है कि तृणमूल का जो फोर्ट है, जो उन लोगों का खास एकदम जो एरिया है, हम्म। वहां पे लोगों के मन में हौसला बढ़ाना, उनके बूथ के तरफ लेके जाना। और मेरे लिए मैं भगवान के पास आभारी हूँ, मैं मेरे पिता माता के आशीर्वाद मेरे साथ है कि लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना पसंद करते हैं, स्पेशली यंग जनरेशन जो महिलाएं हैं, वो हम्म। मुझे घर की बेटी, घर की माँ जैसे देखती है। और इसलिए मैं हर घर में घुस गई हूँ। जिस दिन मैं डायमंड हार्बर में पहली उतरी, और हम्म। मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था क्योंकि मेरे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं, वो एक खास एरिया है जिसको हम लोग युवराज कहते हैं, अभिषेक बिल्कुल। बैनर्जी का वो मतलब आपको एक ये लगा कि पब्लिक आपकी, जनता आपकी सेफ्टी गार्ड बन सिक्योरिटी गई है। है, हाँ, सिक्योरिटी हाँ, बन हाँ। गई है। और मुझे जो प्यार मिला इतना हम्म। कम वक्त में, जो प्यार मिला, जो देखिए एक फिल्म आर्टिस्ट के लिए क्रेज हमने देखा है, हम्म। मगर जो क्रेज मेरे लिए मैं लोगों के नजर में नहीं देखती तो हूँ। आप क्या फिल्म आर्टिस्ट से कम हो? नहीं, आपने देखिए कभी मैं आपके बारे में भी तो लोग कुछ बोलते होंगे, आपने सुना ही होगा। देखिए मैंने तो कभी मेरे यंग डेज में मैंने मॉडलिंग भी की, हम्म। फिल्म से भी काफी बार मुझे ऑफर आया, मगर मुझे मेरी मम्मी यही कहती थी कि अंदर का अगर कोई खूबसूरती नहीं रहेगा, तो बाहर का खूबसूरती का जो लॉन्जिविटी है वो बहुत कम होता है। तो बिल्कुल, अगर आपने मैं बहुत सही अंदर से कहा। खूबसूरत नहीं हाँ। हूँ, जी। बन सकती हूँ, तो फिर आगे जाके ये खूबसूरती लोगों के नजर में नहीं आएगी। बिल्कुल। शायद आईना भी मुझे दिखा देगी कि तुम्हारे अंदर कुछ कुछ कमी है, जहां पे लोग तुमको सफल नहीं मान रहे, ये लोग बिल्कुल। तुमको प्यार नहीं करते। तो मेरे लिए लोगों का ये प्यार, ये जो सपोर्ट मुझे मिला है, चाहे वो बेहाला हो, बेहाला से बीरभूम, काकद्वीप से काठमांडू, जहां पे भी मैं जाती हूँ, वहां पे लोग जैसे कतार दे के खड़े हो जाते हैं, मेरे साथ फोटो खींचने के लिए खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि आप, और हर एक एरिया में जब जाती हूँ, बैसाखी जब जी, हम मुझे बोल, ये बताओ, फील्ड में आप जुट गई हो, आप हाँ, तृणमूल के गढ़ को तोड़ने लग गई हो, ये सब सही हम्म। है। लेकिन बैसाखी बनर्जी के मन में 2021 के चुनाव में रणभेरी बजाने का मन तो है, कोई ना कोई देखिए जगह से हम लोगों लड़ने का का मन तो है। पार्टी तो ऐसे एक डिसिप्लिन पार्टी है कि जो लीडरशिप कहते हैं वही करना पड़ता है। मैं यही सोच के रखी हूँ कि अगर जिस एरिया से मेरा हम्म। शिक्षा मंत्री, जिसके खिलाफ मेरा लड़ाई है, क्योंकि एक चीज बोलना बहुत जरूरी है कि हम्म। मैं यूनाइटेड नेशंस में काम करती थी। जब मेरे मम्मी ने कहा कि मैं पूरा जिंदगी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम की हूँ,
हम्म। तुमको मैं पढ़ाई के क्षेत्र में देखना चाहती हूँ। तो उनका सपना सच्चा करने के लिए मैं पढ़ाना शुरू किया था। जी। और मेरा इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद मुझे रिजाइन करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ एक ऑटोक्रेटिक, एक फैसिस्ट रूलर के मनमानी के वजह से। जी। तो ममता बनर्जी को मुझे अगर जवाब देना है, उनका शिक्षा मंत्री को अगर जवाब देना है, तो मेरे मन में ख्वाहिश यही है कि हम्म। अगर मुझे शिक्षा मंत्री को कभी टक्कर देने का मौका मिले, उनके क्षेत्र में अगर मुझे टिकट मिला, जी। या फिर जो भी वहां पे टिकट जिसको मिलेगा, वहां पे मेरा बेस इतना अच्छा बन गया है, मैं उनके लिए 24 घंटा वहां पे प्रचार करके हम्म। इनको तो पार्थो चैटर्जी का शख्सियत मुझे मिटाना ही है बेहाला व्यस्त से। और आज शिवरात्रि के दिन में आपसे बात हो रहा है, मैं जी। शिव शंभू के पास यही मन्नत मांगूंगी कि हम्म। पश्चिम बंगाल से तृणमूल का राज खत्म हो, ममता बनर्जी को सीख मिले कि जो बेईमानी उन्होंने खुद के आदमी से की है, जो मेरे साथ उन्होंने नाइंसाफी की है, उसका तो एक ना एक उनको नतीजा मिलना चाहिए। और शिक्षा मंत्री को ये मुझे जरूर को बोलने का मन है कि जो उनका सामने का चेहरा और जो मुखौटा, कोरोना होने के वक्त तो हम लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया ना, जी। मगर जी। उन्होंने टीएमसी गवर्नमेंट में जब पोस्ट में आया, उस वक्त से मास्क पहनना शुरू किया। तो इसलिए मुझे सबसे ज्यादा धोखा इन दोनों से मिला है। कभी इन दोनों से टक्कर देने का मौका मिलेगा तो मैं भाजपा को जरूर ये निवेदन करूंगी कि हम्म। मुझे उनके साथ लड़ने का मौका दे। क्या बात है बैसाखी जी, आपने दो बड़े योद्धाओं से आपने बिल्कुल चुनौती की बात कही है कि मैं देखिए, उनके सामने ही। मैं एक ही चीज मानती हूँ हम्म। कि जिंदगी में बड़ा सोच होना चाहिए। एनिमी भी हो तो ममता बनर्जी के जैसे एनिमी हो, छोटा मोटा एनिमी बना के क्या होगा। क्या तो बात है। इसीलिए मुझे यही मेरा भगवान से निवेदन है कि इतना ताकत दे, मेरे मन में हौसला बनाए रखे कि इन दोनों के आंख में आंख डाल के मैं लड़ सकूं। बैसाखी जी, अब एक बात अब समझ लीजिए, आज आपने महाशिवरात्रि पर यह बात कही है और समझिए कि बाई दो आपको लड़ने का मौका मिला और आपने वो जंग जीत ली, बैसाखी बनर्जी विधानसभा में आ गई, तो क्या बैसाखी बनर्जी अपने शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ उन्होंने भोगा, क्या उसे ध्यान में रखेगी कि एकदम आने एकदम। वाली देखिए, राजनीति कहीं ऐसा ना मैंने करे? मैंने जिस दिन एक्टिंग प्रिंसिपल के चेयर में बैठ रही थी मैं, तो उस दिन मेरे मम्मी ने कहा कि दो चीज ध्यान में रखना, आज से तुम्हारा एक ये हो सकता है कि अंदर एक जुनून हो कि जो जो मुझसे खराब की है उससे बदला लूं, हम्म। तो फिर तुम्हारा ये जो लॉन्जिविटी है वो कम रहेगा, तो फिर तुम पॉपुलर प्रिंसिपल कभी नहीं बन सकोगी, तुम वही बनना जो ये लोग नहीं बन पाई। तो मैं अगर कभी विधानसभा गई, तो जो भी एजुकेशन मिनिस्टर होगा, मेरा तो इतना ही काम होगा कि उनको असिस्ट करे कि एजुकेशन सिस्टम बंगाल में जो जो नुकसान इन लोगों ने किया है, सिर्फ एजुकेशन के नाम में सिर्फ पॉलिटिसाइजेशन किया है, ये पॉलिटिक्स के चुंगल से मुझे एजुकेशन सेक्टर को फ्री करना है। हर हम्म। किसी को नौकरी, शिक्षित आदमी को नौकरी, मतलब शिक्षित आदमी को। आप ये चाहती हैं किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, किसी भी क्षेत्र में ना हो, और आप तो एजुकेशन में रही हैं तो आप एजुकेशन को हाँ, बहुत पवित्र देखना चाहती हैं। मेरा एकदम एक एकदम। बहुत कड़वा सवाल है आपसे, हम्म बैसाखी बनर्जी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बाय द वे, भगवान न करे ऐसा दिन हो, लेकिन हम्म। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी अगर आपने वही माहौल देख लिया, तो क्या बैसाखी जी ने जो तृणमूल में संघर्ष किया था वो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी करने की हिम्मत बिल्कुल रखेगी? बिल्कुल बिल्कुल एकदम, क्योंकि मुझे लगता है कि चाहे वो मैं कि कोई भी पार्टी में रहूं, मैंने सच्चाई के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की हो। और मुझे ये लगता है कि सब मैंने सच्चाई के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, मगर कोई भी चीज के लिए सच्चाई को छोड़ नहीं सकती हूँ, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो दूसरा कोई पावर का बिल्कुल बिल्कुल, मेरे आपने तरफ कोई। आपने कहा कि कोई भी प्रलोभन आपको डिगा नहीं सकता, नहीं नहीं सत्य आपके लिए नहीं, सबसे पहले है, मोरालिटी ये अहम आदर्श बात है। आपके लिए हाँ। सबसे पहले है, स्वाभिमान बहुत पहले है। अच्छा बैसाखी जी,
अब मैं आपसे ये कहूंगा, सबसे पहले तो आपने बहुत वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया कहूंगा। उसके बाद आपसे ये कहूंगा कि बंगाल की जनता के लिए अगर बैसाखी बनर्जी को, ये जबकि चुनाव का घमासान चल रहा है, 2020 का मैच शुरू हो चुका है, उस वक्त बैसाखी बनर्जी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से बंगाल की जनता को, अपने चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहेगी? मेरी एक ही संदेश है कि आपका एक वोट भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जाके वोट डालिए और सही फूल को चुनिए, कमल को चुनिए, ताकि कमल का सरकार यहाँ पे बन सके। जो जोड़ा फूल कहते हैं उसको अभी जो है हम लोग को अलविदा कहना पड़ेगा, और अभी एक नया सरकार बनाने के लिए, मजबूत भाजपा सरकार बनाने के लिए खुद का वोट खुद दीजिए, ताकि दूसरा कोई आपका वोट यूज करके फिर हम्म। से एक 5 साल का बीमारी ना बंगाल में थोप सके। अच्छा बैसाखी जी, एक सवाल मेरे मन में वापस आ गया कि क्या आपको लगता है कि जैसा कि बंगाल के बारे में अक्सर कहा जाता है, देखा भी जाता है कि चुनाव में बहुत बड़ी कुछ ऐसी घटनाएं होती है, मतदाता बूथ तक जाने से कतराते हैं, बूथों की लूटमार होती है, इस बार आपको लगता है चुनाव निष्पक्ष हो देखिए, इस पाएगा? बार तो बहुत ही अच्छी तरीके से निर्वाचन कमीशन जो है बहुत एक्टिव है पहले से ही। मैंने जिस दिन बेहाला में घुसने की कोशिश की और मेरे ऊपर अटैक हुआ, तो निर्वाचन कमीशन में कंप्लेन दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर वहां का जो ओसी था उनको कॉशन किया गया। तो ऐसे एक्टिव रोल में अगर लास्ट तक रहेंगे, और अगर लोग थोड़ा मैं यही कहूंगी कि खुद के ऊपर भरोसा रख के थोड़ी हिम्मत करना होगा हाँ, लोगों को। थोड़ा हिम्मत करके अगर निकल आते हैं, हम्म। तब तो कोई नहीं रोक सकता है भाजपा सरकार बनने से। मतलब भाजपा सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये बैसाखी बनर्जी ने अपने दर्द की बात भी कही, अपने साहस की बात भी कही। देखिए एक व्यक्तित्व कैसे बनता है, दर्द की पगडंडी से गुजरता है, जुनून के साथ निकलता है, तब उस व्यक्ति की बात लोग करते हैं। आज हमारे साथ हमारी अतिथि थी बैसाखी बनर्जी, जो अब भारतीय जनता पार्टी में हैं और टक्कर भी देना चाहती हैं। तो तृणमूल के दो बड़े योद्धाओं को सबसे बड़ी बात। बैसाखी जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं डिजिटल फर्स्ट न्यूज की तरफ से। व्यूवर्स, बहुत शुक्रिया जी आपको भी। जी जी और ये बैसाखी मुझे जी। बहुत अच्छा लगा सनम जी आपसे जुड़ के, और आपने जितना सवाल उठाया, मुझे लगता है कि लोगों के मन में ये सवाल है। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ वहां पे मुझे ये सवाल सुनने में आते हैं, और मुझे एक ही आधा घंटे के अंदर मेरे अंदर का जो स्टोरी है वो निकाल लेने के लिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बैसाखी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बंगाल चुनाव का है, इसलिए बंगाल के हर घर तक जाना चाहिए, आवाज जानी चाहिए, विचार जाना चाहिए। शिक्षा की बात है, शिक्षा से राजनीति के सफर की बात है। दर्द भी है, पीड़ा भी है, चोट भी है, जख्म भी है, उसके साथ साथ हिम्मत भी है, संकल्प भी है, दृढ़ इरादा भी है, और चुनौती भी है। बैसाखी बनर्जी आज हमारे साथ थी। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप अगर चाहें तो डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। मिलेंगे फिर कल नए अतिथि के साथ। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार।